नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शिव प्रकाश जी, डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी, इस पुस्तक के लेखक श्री अशोक श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर श्री प्रकाश जी, डॉक्टर विकास गुप्ता, डॉक्टर हरीश रौतेला, आज यहाँ पर आए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, सब बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से आए सभी आमंत्रित अतिथिगण एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अशोक श्रीवास्तव जी इतना अच्छा बोले, इतना जोरदार बोले और इतना धारदार बोले, तो मुझे लगा कि मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग लिखी तो सही आदमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि डू नॉट जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर, पर इस पुस्तक को देखकर तो लगता है कि ये जो कवर पे दिख रही है ये वैसी ही अंदर है और इसको कवर से जज कर सकते हैं, और उसका बहुत सारा उदाहरण जो है अभी अभी अशोक श्रीवास्तव जी ने दिया। और इस पुस्तक के कवर पे एक और बात लिखी हुई है, एक प्रतिबंधित पत्रकार की दो टूक। तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये जो प्रतिबंधित है इसको लिखने की आवश्यकता क्या है? किसी ने तो परेशान करने के लिए प्रतिबंधित किया होगा, इन्होंने उसमें से गर्व निकाल लिया। गर्व की बात की, यानी विपरीत परिस्थितियों से कैसे गर्व निकाला जा सकता है, उसका उदाहरण है अशोक श्रीवास्तव जी, एक प्रतिबंधित पत्रकार। दूरदर्शन पर इनका एक कार्यक्रम आता है, दो टूक। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, देखते भी होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है उनको उसकी थोड़ी झलक दिखलाई इन्होंने। तो मैं भी आपसे कहूंगा कि देखोगे तो जानोगे, उस कार्यक्रम को देखो जरा, दो टूक को। वो कार्यक्रम वास्तव में दो टूक है, जैसे कार्यक्रम की भारत को जरूरत है वैसा कार्यक्रम है। मैं उसके लिए अशोक जी को, अशोक श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सच संस्कार, संवेदना, संघर्ष और सहजता का संगम है इनका वो दो टूक कार्यक्रम। भारत के हितों की रक्षा करता है वो कार्यक्रम, राष्ट्र प्रेम का एक उदाहरण है वो कार्यक्रम, भारत को जगाने का और भारत को समझाने का भी काम करता है। इन्होंने बताया कि नैरेटिव गढ़े जाते हैं और मैं दो टूक कार्यक्रम में उसका दूसरा पक्ष बताने का प्रयास करता हूं, तो भारत को समझाने का और भारत को जगाने का कार्यक्रम करता है। इसके लिए मैं अशोक श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत को गर्व है आप पर, आप जैसे बच्चों पर भारत को गर्व है। ये एक ऐसे लेखक की पुस्तक है जो सत्य और तथ्य के आधार पर धरातल पे खड़ी होगी, सत्य और तथ्य की कसौटी पर खरी उतरेगी। इसी विश्वास के साथ मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया और मैंने सारी जो किताब पढ़ी, और इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से कहा कि यदि इसमें कुछ भी गलत होगा तो मैं किताब मार्केट से बाहर ले लूंगा, ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब सत्य और तथ्य के आधार पर पुस्तक लिखी जाए। ये काम आसान नहीं है, पर इन्होंने एक मुश्किल काम किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने कहा डोंट जज ए बुक फ्रॉम इट्स कवर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर इसको आप जज कर सकते हैं, क्योंकि जब इसकी ये प्रस्तावना लिख रहे थे तो इन्होंने उसका उल्लेख किया है कि मैं प्रस्तावना लिखने की सोच ही रहा था कि मुझे अमेरिका से एक टेलीफोन आया मेरे एक दोस्त का। इनके दोस्त हैं जो पंजाब में पहले रहते थे, पंजाब के रहने वाले थे, इनके साथ पत्रकारिता भी करी। वो भारत को जानते भी हैं, भारत को समझते भी हैं, भारत के मन को भी जानते हैं, और एक अच्छे पत्रकार रहे, बाद में अमेरिका चले गए। करीब मार्च 2024 में, इसी साल की बात है, 6-8-10 महीने पहले इनको टेलीफोन आया उनका, और उन्होंने क्या प्रश्न किया इनसे जो किताब की प्रासंगिकता को भी बताता है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पत्रकार है, जागरूक है, समझता है, देश के उतार भी समझता है, देश के चढ़ाव को भी समझता है, भारत के मन को भी समझता है। वो कहते हैं कि अगर मोदी चुनाव जीत गए
तो रूस और चीन की तरह भारत में भी एक ही व्यक्ति का शासन होगा। अगर मोदी चुनाव जीत गए तो रूस और चीन की तरह भारत में भी एक ही व्यक्ति का शासन होगा। और फिर पूछते हैं क्या भारत का यह आखिरी चुनाव होगा? तो इनके मन को यह बात लगी, परेशानी हुई कि एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा है जो भारत को जानता समझता है, उसके बावजूद उसके मन में भाव अगर आ रहा है कि क्या भारत में आखिरी चुनाव होगा। भारत इस संसार की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, डीपेस्ट डेमोक्रेसी है। हमने इस डेमोक्रेसी को जिया है, विश्व में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। और अभी जब ये बोल रहे थे उन्होंने ठीक कहा कि इतनी तो आपकी जनसंख्या नहीं होगी जितने कि हमारे यहां वोट हो जाते हैं। और अगर अमेरिका में बैठे एक पत्रकार के मन में ये प्रश्न आता है कि ये भारत में आखिरी चुनाव हो सकता है, तो ये फेक नैरेटिव की ताकत तो है। ये एक फेक नैरेटिव की ताकत तो है कि ऐसे संसार का माया जाल वो बुनता है। तो फेक नैरेटिव एक दुनिया है, इसकी एक दुनिया है, प्रभावी दुनिया है, और उसमें एक बड़ी भूमिका है खान मार्केट गैंग की। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि खान मार्केट गैंग की बड़ी भूमिका है। मैं इनकी बात से सहमत हूं, मैं इनकी बात से सहमत हूं, कह यही रहे हैं। तो प्रश्न मन में आता है, इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया कि खान मार्केट गैंग का मतलब क्या। भारत के खान मार्केट दिल्ली का इन्होंने बता ही दिया कि उसका इससे तो कोई लेना देना नहीं है। खान मार्केट गैंग का मतलब है एक ग्रुप जो नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ फेक न्यूज, फेक सर्वेस, फेक स्टोरीज के आधार पर भारत के खिलाफ वातावरण बनाने का काम करता है। उसका नाम है खान मार्केट, ऐसा इन्होंने किताब में डिफाइन किया और अभी बता भी दिया। एक उदाहरण, इन्होंने कई उदाहरण दिए, एक्चुअली पहले बोल गए, मैं पहले बोलता तो और अच्छा रहता, पर ये पहले बोल गए बहुत सारी बातें। जब इन्होंने कहा कि एक फेक नैरेटिव उसमें किताब में लिखा है, इन्होंने उद्धृत किया है कि भारत में भूख के मामले में पाकिस्तान से भी ज्यादा हालत खराब है। अरे कमाल करते हो, 80 करोड़ लोगों को ये भारत खाना खिलाता है। विश्व में आज तक, विश्व के इतिहास में ऐसी कोई सरकार आई नहीं, इतने लोगों को इतने बरसों तक फ्री खाना सरकार दे रही है, जिस पे होगा वही तो देगा। उसके बावजूद प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत, उसके बावजूद ये कि हमारी हालत, पाकिस्तान में क्या हुआ पिछले दिनों हम सबने देखा ना, कैसे लोग बोरी बोरी आटे के लिए झगड़े और लड़े, लेकिन ये बात कही गई। एक और उदाहरण कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भाजपा अयोध्या में बम फोड़कर लोगों को मरवाकर 2024 का चुनाव जीतेगी, इसका प्रयास हुआ, लेकिन लोगों ने लिया नहीं, इसको पकड़ा नहीं। ऐसा होता है ना, जैसे क्रिकेट में होता है, बॉल उछाली जाती है, देखते हैं कैसे चलती है। आपको बॉल उछाली जाती है, कोच भी आपको जब प्रैक्टिस कराता है तो बॉल देता है, मारो इसको, इसको मार के देखो कैसे जा रही है। जो अच्छी जाती है उसको बार बार मारा जाता है उसके बाद में, लेकिन लोगों ने इसको लिया नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं कुछ। लेकिन झूठ तो झूठ है। झूठ जब बहुत बार बोला जाता है तो कई बार सच लगने लगता है, और अगर उसको काटा ना जाए तो सच ऐसा प्रभावी रूप से लगने लगता है कि सबको लगता है कि ऐसा तो होता ही होगा। तो वो जो व्यथा है, जो परेशानी है, इन्होंने कोट करी, तो इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर को कोट किया, उनकी कुछ लाइनें कोट करी कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो अशोक श्रीवास्तव जी ने तो तटस्थता छोड़ दी, तो इन्होंने कहा कि मैं तो तटस्थ नहीं रहूंगा क्योंकि अभी समर शेष है। तो जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इन्होंने वो छोड़ दी तटस्थता और ये खड़े हो गए राष्ट्र हित के साथ। प्रश्न हमारे लिए भी है कि क्या हम तटस्थ हैं? क्या हम हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट ही होना चाहते हैं? क्या भारत के हितों को, क्या राष्ट्र के हितों के लिए और उसकी तरफ हमें खड़े होना नहीं चाहिए?
ये एक प्रश्न है, मैं आप सबके लिए छोड़ता हूं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सबका दायित्व भी है। पहला काम है राष्ट्रहित, सर्वोपरि उसकी रक्षा, पहला। दूसरा काम है राष्ट्रहित, सर्वोपरि उसकी रक्षा। और तीसरा काम है राष्ट्रहित, सर्वोपरि उसकी रक्षा। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण काम हैं। अगर तटस्थता का इनके साथ टकराव होता है तो तटस्थ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आप विचार कीजिए। क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने कहा, आजादी का आंदोलन हुआ, कितने लोगों की कुर्बानी हुई, कितने सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, अपने अपने तरीके से उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, सोच अलग हो सकती है, समझ अलग हो सकती है, ऑब्जेक्टिव एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। और आजाद भारत में हम और हमारे बच्चों को उसकी कितनी जानकारी है, कुछ उदाहरण बहुत अच्छे इन्होंने दिए। तो उदय प्रताप सिंह एक कवि हैं, उनकी कविता की कुछ लाइनें मैं कोट करना चाहूंगा उदय प्रताप सिंह जी की। उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि कभी कभी सोचा करता हूं वो बेचारे छले गए, कभी कभी सोचा करता हूं वो बेचारे छले गए, हम लोगों के जीवन में खुशियां लाने के चक्कर में चले गए, जो धरती मां में शीश गड़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। अगर आप राष्ट्रहित के साथ खड़े होंगे तो हृदय से रोएंगे भी, पर उसकी एक नेसेसरी कंडीशन है, आपको पहले पता तो होना चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए, जब पता होगा तभी तो आंख में आंसू आएंगे। आप वातावरण को एज्यूम करेंगे, इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, तभी वो आएंगे। इसी कारण से मैंने कहा, जो किताब है ना, जैसी दिखती है वैसी है। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। तो आज मैं ऐसा कह सकता हूं, अशोक श्रीवास्तव जी जैसे दिखते हैं उससे ज्यादा हैं, कम दिखते हैं उससे ज्यादा हैं ये। और ये जो खान मार्केट गैंग है, इसका जो प्रयोग है, ये जो शब्द है, एक विचार है, इसका सबसे पहले इसका प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव से में किया। क्योंकि उस समय एक नैरेटिव बनाने का प्रयास होगा, जरा 2019 की तरफ जाइए, कि चौकीदार चोर है। ये नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा था, सबकी तरफ से हो रहा था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। और एक हमारे भारत के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की ताकत उसकी इमेज है और मैं इस इमेज को डैमेज करने का प्रयास करूंगा। तो जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक इंटरव्यू में थे तो उनसे पूछा गया कि एक नेताजी ने यह कहा है कि मैं आपकी इमेज को डैमेज करने का प्रयास करूंगा। तो उस समय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं, जो पहली बार यह शब्द आया भारत की राजनीति में और भारत के लोगों ने सुना। उन्होंने कहा कि मेरी छवि खान मार्केट गैंग ने नहीं बनाई है, मेरी जो इमेज है वो खान मार्केट गैंग ने नहीं बनाई है, ये 45 साल की मेहनत और तपस्या से बनी है। ये 45 साल की मेहनत और तपस्या से बनी है, इसलिए आप इसको खराब नहीं कर सकते और कोई खान मार्केट गैंग इसको डैमेज भी नहीं कर सकता। ये मेरी छवि को 45 साल की मेहनत और तपस्या से बनी है। यहां से राजनीति में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी इन्होंने कोट करी है। सिडनी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सिल्वेटर बेबोन्स का जो 2022 में दिल्ली में आई, उसको इन्होंने कोट किया पुस्तक के अंदर, और वो खान मार्केट गैंग के बारे में समझाते हुए कहा कि भारत का एक, वैसे इन्होंने तो पूरे बुद्धिजीवी वर्ग को लिख दिया, पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बोल रहा हूं तो मैं थोड़ा उसको ठीक कर रहा हूं हल्का सा, ताकि मुझे निकलने का रास्ता रहे उसके बीच में से। तो उन्होंने कहा, इन्होंने कोट किया उनको, ऐसा नहीं इन्होंने अपना नहीं कहा, इन्होंने उस प्रोफेसर साहब को कोट किया कि भारत की एक बुद्धिजीवी वर्ग मोदी विरोधी होने के साथ साथ पब्लिक स्पेस में भारत विरोधी भी है, जो भारत की उपलब्धियों को नकारता है। हमारे हिंदी में कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आपने चश्मा लगा लिया हरा तो आपको हरा दिखेगा, आपने चश्मा लगा लिया काला तो रात ही दिखेगी। ठीक ठाक सा नंबर का चश्मा लगाया तो सही दिखेगा आपको, अच्छा दिखेगा आपको। तो जैसी दृष्टि वैसी
वो तो इस कारण से बहुत सारे लोग अच्छा देखना ही नहीं चाहते या उनको दिखता ही नहीं है। क्या करें उनका? तो देश ने, और इन्होंने बहुत अच्छी जो बात अभी कही कि देश ने जो आज़ादी की कीमत है बहुत सारे लोगों ने उसको चुकाई। जब भारत पहली कीमत चुकाई, भारत का विभाजन हो गया। दूसरी कीमत चुकाई, खाली विभाजन ही नहीं हुआ, 20 से 30-40 लाख लोगों की हत्या हुई। दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा कोई नरसंहार हुआ नहीं और उसका जिम्मेदार कोई ठहराया नहीं गया। न तो हुआ, ना ठहराया गया उसको, और उसको कारपेट के नीचे डाल दिया गया सारे मामले को। शायद आवश्यक होगा उस समय, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। उस पर कोई नैरेटिव नहीं बना, नैरेटिव बनाने का प्रयास भी नहीं किया किसी ने। लेकिन देखिए किस तरह से सिस्टमैटिक एक प्रयास होता है। एक छोटा सा देश है स्वीडन, मेरे ख्याल से भारत के लगभग बहुत सारे प्रांत उससे बड़े ही होंगे। छोटा सा देश है स्वीडन, और स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी। उन्होंने 2014 में डेमोक्रेसी को समझने के लिए एक थीम, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वीडेम इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका इन्होंने अपने भाषण में भी उल्लेख किया, पुस्तक में बहुत किया है, वीडेम इंस्टीट्यूट। मैं चाहूंगा कि आज आप गूगल करें, सब लोग देखें उसको, वीडेम इंस्टीट्यूट। वी स्टैंड्स फॉर वैराइटीज, और डेम लिया है डेमोक्रेसी से, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। 2018 में उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं। छोटा सा देश स्वीडन, भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं, और भारत में किताबें लिखी जा रही हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र, और लोकतंत्र भारत में, भारत के प्राण में है, भारत के जीवन में है। और भारत में कभी सत्ता, जब भी कभी कोई पार्टी हारी तो सत्ता जो बदलती है उसके लिए संघर्ष नहीं हुआ भारत में। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने पार्लियामेंट घेर ली हो कि मैं सत्ता छोड़ूंगा नहीं, ऐसा भारत में कभी भी नहीं हुआ। कोई भी पार्टी रही, उसने जब हारी तो उसने बाहर आई, वो उससे बाहर आई और सत्ता दूसरे के पास गई, तरीके से गई, सिस्टम्स के साथ गई। और यही वीडेम इंस्टीट्यूट, छोटा सा इंस्टीट्यूट, फिर से क्या करता है, 2024 फिर आता है। अब देखिए 19 से पहले नहीं किया, 18 में किया। 19 में लोकसभा का चुनाव था देश में, और 24 में 7 मार्च को फिर से एक रिपोर्ट आ गई। क्या आ गई कि भारत ऐसे 10 शीर्ष देशों में शामिल है जहां तानाशाही और निरंकुश शासन व्यवस्था है। हम सब भारत में ही रहते हैं, हम कहीं और थोड़ी रहते हैं, हमको नहीं दिखती क्या? कौन सी तानाशाही व्यवस्था है, कौन सी निरंकुश व्यवस्था है? इसी कारण से उन्होंने कहा कि बनाया एक लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इस लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को, टोटल देश कंसीडर किए 179 और भारत को 104 स्थान पर रखा। नाइजीरिया, इथोपिया, कीनिया भारत से बेहतर हैं। पता नहीं कितने देश भारत से बेहतर हैं। हमारे देश में इतने तो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, इतने सारे सोशल मीडिया के सिस्टम्स हैं, यूट्यूब पे इतने सारे भारत के चैनल्स हैं। भारत बैठा ही है यूट्यूब के ऊपर आजकल। सोशल मीडिया पर आपको हैरानी होगी कि 60% हमारी प्रेजेंस है इस समय सोशल मीडिया पे, भारत की, भारत के लोगों की। अमेरिका, चाइना और रशिया जितना डेटा कंज्यूम नहीं करते, उससे ज्यादा भारत डेटा कंज्यूम करता है। और हमको बोलते हो कि हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है या हमारे देश के लोगों को आजादी नहीं है। तो जो वीडेम इंस्टीट्यूट है, इसको अब सवाल आता है, इसको फंड कौन कर रहा है? तो इन्होंने उसका सोर्स दिया है कि ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट एवं जॉर्ज सोरेस का पैसा लगा है इसके अंदर। ये तो फेयर गेम नहीं हुआ ना, फिर आपकी रिपोर्ट्स तो फेयर नहीं हुई ना। हैप्पीनेस इंडेक्स की भी इन्होंने बात करी, वो तो सही है कि बाकी सारे देश भारत से ज्यादा खुश हैं, और हो भी सकते हैं। हम तो इसमें ज्यादा बात नहीं आते कि आप हैप्पीनेस मानते किसको है। सबसे बड़ी बात तो पहले ये है, हैप्पीनेस का मतलब क्या है, पहले वो डिफाइन हो तो इंडेक्स बनाओ उसका। तो इस कारण से, लेकिन भारत को इन्होंने 126वें नंबर पे रखा है 143 देशों में। पाकिस्तान, लीबिया, इराक, श्रीलंका भारत से ज्यादा अच्छे बताते हैं। भाई सारे ही हमसे ही अच्छे हैं, या तो फिर हमें ही अपने इंडेक्स को शुरू कर देने चाहिए। लेकिन इस झगड़े में पड़ने की जरूरत ही क्या है? कहते हैं ना, हाथी चले बाजार में।
तो ये तो एक फेक नैरेटिव की दुनिया है, लेकिन भारत के लोग समझते हैं। अगर भारत के लोग न समझते होते तो भारत की डेमोक्रेसी इतनी सशक्त न होती। और आज भारत बहुत समझदार लोगों का देश है, आसानी से इसको बेवकूफ़ बनाया नहीं जाता, ये सो जाता है। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, थोड़े थोड़े दिनों में ये सो जाता है ये देश। तो सोया आदमी तो फिर सोया ही है, उसको जगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो किताब है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, ये काम करती है, इसको आपको बताने का काम करती है, समझाने का काम करती है, और नैरेटिव को जो है उसका जो वास्तव में जो सच है वो बताने का भी काम करती है। आप जब देखेंगे ना, ये दोनों चीज़ें बता रहे हैं, दो पिक्चर्स लगा रखी हैं, क्या बताया गया क्या था, क्या बताया गया क्या था, तो आपको लगेगा यार हम भी कंफ्यूज हो गए होंगे किसी किसी सब्जेक्ट पे, तो ऐसा हो ही गया होगा। इसलिए आप सबको ना ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपके मन में जैसे ही कोई ऐसी स्टोरी चलनी शुरू होगी, आप समझ जाओगे यार इसको मैं दूसरा भी तो चीज़ देख लूँ, इसमें क्या पक्ष हो सकता है इसका। तो वो जो मन और दृष्टि बनाने का काम है ये पुस्तक भी करती है, क्योंकि ये राष्ट्रहित की चिंता करती है, राष्ट्र प्रेम की चिंता करती है। और मैं बहुत बार दिल्ली विश्वविद्यालय में जब बात करता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम का और विश्वविद्यालयों का काम है कि राष्ट्र प्रेम के भाव को हम बढ़ाएं। ये हमारा मूलभूत दायित्व है, क्योंकि अगर भारत को मजबूत बनना है, भारत मजबूत बनेगा, पर उसको संभालने वाले लोग भी तो चाहिए। क्योंकि जब भारत मजबूत था, भारत तो पहले मजबूत रहा ही है ना, और उसके बाद में 800 साल गुलाम भी भारत ही हुआ, तो जो समाज, जो सोसाइटी अपनी आज़ादी को संभाल के नहीं रख सकती, तो उसमें कोई तो कमी होगी ना। और हम अपनी आज़ादी को संभाल के नहीं रख पाए, ये तो सच है ना। बाकी बात छोड़िए, आज़ादी कैसे हमने जीती वो एक बात है, पर हम गुलाम हो कैसे गए ये भी तो बात है। इसकी चिंता उतनी होनी चाहिए। इसी कारण से ये जो फेक नैरेटिव्स की दुनिया है, ये नई जो दुनिया क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, हम इसको राष्ट्र सर्वोपरि रख के राष्ट्र प्रेम से इसको सही तरीके से समझ सकते हैं। आप इसको पढ़िए, और आपकी आंखों में जो चश्मा है ना, वो राष्ट्रहित का लगा होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम का लगा होना चाहिए। यही टीचर्स का काम है। आप सबको बहुत बहुत आभार, आप आए, समय निकाला इसके लिए।